Okay, so now starting with our next chapter, which is IBC, Insolvency and Bankruptcy Board of India. काफ़ी नाम है इसका, ठीक है, but honestly it's a very simple chapter. If you understand, this isn't going to take as much time as normally a chapter does, ठीक है. So जितना बड़ा ये चैप्टर लगता है इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, so it would be good if you put focus on it and finish it off. Just understand what I'm trying to say. सबसे पहले this is a code, this is not an act. ओके, सो इफ़ यू अंडरस्टैंड एक्ट और कोड में फ़र्क भी होता है. एक्ट और कोड का फ़र्क आई होप आपको पता होगा, ठीक है. सो दिस इज़ अ कोड, नॉट एन एक्ट. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ मच व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस कोड. सो स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, ये आपके कोड का स्ट्रक्चर है, विच इज़ पार्ट 1 हैज़ प्रिलिमिनरी एज ऑलवेज, ठीक है. यहाँ का एक ट्विस्ट होगा, ये कोड है तो ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन 2 डेफिनेशन होता है ना, यहाँ नहीं है, ठीक है. यू विल नो इट सून. एंड इट्स लाइक मैम इसमें कौन सेक्शन याद रखने वाला है, करेक्ट, आप नहीं रखोगे, बट एट टाइम्स यू नो वी डू दिस कि एग्जाम में जब डेफिनेशन लिखना है तो हमें पढ़ा तो है नहीं, बट हमें ये पता है सेक्शन 2 में आता है. सो एज पर डेफिनेशन सेक्शन 2 वगैरह कोड में वैसा नहीं होता, ठीक है. सो नेक्स्ट इज पार्ट 2 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन. पार्ट 3 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स. पार्ट 4 regulation like information utility, and part 5 miscellaneous. This is just introduction. So going ahead, regulatory mechanism. There are 5 pillars in IBC, ठीक है, and those 5 pillars are these. सबसे पहला in this there is IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India. इसको throughout हम बोर्ड बोलेंगे, ठीक है. there is Insolvency and Bankruptcy Board of India, यहाँ पे बोर्ड मतलब यही है. Then there is Adjudicating Authority AA. इसके पास 3 लोग हैं. वन इज़ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, वन इज़ IP एंड वन इज़ IU. आई टेल यू व्हाट इट इज़. सबसे पहले IP की बात करते हैं. IP इज़ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है, और सॉरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैन बी अ CA, इट कुड बी अ CS, इट कुड बी अ CWA, ठीक है, जिसकी 10 साल की मेम्बरशिप हो, 10 years मेम्बरशिप. यू कैन गो एंड गिव द एग्जाम इसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, एंड यू विल गेट दिस एज डिग्री, ओके, एडिशनल क्वालिफिकेशन. सो यू बिकम एन IP. जब IP लोग फॉर्म बनाते हैं, इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एजेंसी. एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज़ नथिंग बट अ डेटाबेस, जो कि एज यूजुअल लॉ में डेटा बैंक बोलते हैं. हम क्या करना चाह रहे हैं अभी तो स्टार्ट है IBC का, IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में आया, तो अभी तो काफ़ी स्टार्ट है. तो हम क्या कर रहे हैं ना कि हम धीरे धीरे ना जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे ना, हम इसका एक डेटा बैंक बनाते जाएंगे कि हो ये वाला केस ऐसे सॉल्व किया, ये वाला. धीरे धीरे वी वांट टू मेक इट ऑटोमेटेड. तो हमारे पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि उसकी बेस पे ऑटोमेटेड सिस्टम बन सके, कि ऑटोमेटिक हो जाए एप्लीकेशंस, अपने आप इनिशिएट हो जाए किसी का IBC इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. इसके लिए हमने इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी इज़ नथिंग बट डेटा बैंक. तो जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, तो हर IP इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को सारी डिटेल्स भेज देता है, सो दैट तुम अपडेट कर हो जाओ कि भाई ये ऐसे हुआ है. ओके, ना टॉकिंग अबाउट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इट डिपेंड्स ऑन तुम किसका इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कर रहे हो. बिकॉज अगर आप इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कर रहे हो, सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन किसकी इंसॉल्वेंसी है. जब बात आती है AA की, तो AA 2 टाइप के होते हैं. NCLT भी AA बनता है कभी कभी DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी AA बनता है. सो इट्स लाइक तुम किसका इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करो, उस हिसाब से AA अपॉइंट होएगा. NCLT में NCLT कब AA बनेगा, व्हेन इट इज़ कॉर्पोरेट जिसका इंसॉल्वेंसी है, या फिर इट इज़ LLP, तो NCLT इज़ द AA. लेकिन अगर कोई और है तो DRT इज़ द AA. DRT is debt recovery tribunal, ठीक है ना. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, दिस कोड अप्लाइज टू एवरीबडी इन अ वे. अगर तुम देखो तो नोटिफाइड एंटिटीज जो नोटिफाई होंगी, LLP, कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, तो सबके लिए है ये कोड. इसलिए इफ यू कम अक्रॉस एप्लीकेबल टू ये 4 लोग एंड नोटिफाइड एंटिटीज. ओके, ना मूविंग अहेड, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. डेफिनेशंस ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारी हैं, एंड इफ़ यू नोटिस एज आई टोल्ड यू, सेक्शन 2 नहीं चिपका के आ जाना, कोड है ये, ठीक है. सो यहाँ पे डेफिनेशंस इज कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है. कॉर्पोरेट डेटा मीन्स द पर्सन जिसको डेट ड्यू है और वो कंपनी है, ठीक है. सो कॉर्पोरेट डेटा, द सिक्योर्ड क्रेडिट, दीज आर थिंग्स दैट यू नो. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हैड यू नॉट रेड दिस, लेट्स से यू नॉट रीडिंग इट, एंड आई आस्क यू व्हाट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट. इफ यू नो, सुपर्ब. इफ यू डोंट नो ना, तो SFM की कृपा से ना हमें लगता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब सिक्योरिटी पे आने वाला इंटरेस्ट, ऑब्वियसली ना. दिस नो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट तुम्हें पता है लॉ में होता था चार्ज. ओके, लाइक आई डोंट नो इफ यू नो दिस, देयर इज टू बी चार्ज. कोई भी लोन लेते हैं, एसेट देते हैं, एसेट पे चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है. दैट इज समबडी एल्सेज राइट ऑन योर एसेट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट.
किसी की सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इज दिस ओके? दिस नथिंग बट चार्ज। जैसे लॉ में चार्ज होता है, यहाँ पे इसको सिक्योरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है। देन कमिंग टू फाइनेंशियल क्रेडिटर, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। दो टाइप के क्रेडिटर हैं, तो यहाँ मेन ना तीन ही लोग हैं। देर इज फाइनेंशियल क्रेडिटर, देर इज ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड देन देर इज कॉर्पोरेट डेटर देमसेल्व्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर इज वो जो ड्यूरिंग द लोन गिविंग दे गिव अस लोन एंड दे बिकेम अ क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर इज दोर विच ड्यूरिंग द ऑपरेशंस बिकेम अ क्रेडिटर। जैसे सप्लायर मेरा क्रेडिटर है, तो वो उसने मेरे को लोन नहीं दिया है, उसके साथ बिजनेस किया है, ठीक है। एंड CD इज कॉर्पोरेट डेटर देमसेल्व्स, ठीक है। ये तीन लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं यहाँ पे, इसलिए प्लीज इनका ध्यान रखा जाए। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इज द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द होल प्रोसेस, ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल डेट इज ओड इंक्लूड्स एनी पर्सन टू whom any debt has been legally assigned. Okay, so now moving ahead, corporate insolvency resolution process. Please मेरी बात ध्यान से सुनना. I'll give you a crux of the whole chapter and then we'll go ahead now. ठीक है, इस चैप्टर के ना गाइस 3 पार्ट है. Okay, there are 3 parts to this chapter. Honestly, I'm talking about the chapter, not about the sections. Okay, सबसे पहला is introduction, like definitions ये वो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे. दूसरा is insolvency resolution process. Insolvency resolution process. एंड तीसरा वाला इज लिक्विडेशन, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दिस एक्ट इज, आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस, शायद तुम्हें समझ में आ जाए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो देन आगे से समझ में आएगा आई मीन, ठीक है। सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। पहले कैसे होता था, जैसे ही कंपनी क्रेडिटर्स का लोन रीपे नहीं करती थी, सो क्रेडिटर्स के साथ हो जाता था डिफॉल्ट, ठीक है। कंपनी करती थी डिफॉल्ट। एज सुन एज कंपनी वुड डू डिफॉल्ट ना, क्रेडिटर्स को पता था अब इससे कितना भी पैसा मांग लो ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसे हो गया था, जब तक मुझे लोन चाहिए तब तक मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ। एक बार तुमने मुझे लोन दे दिया, अब तुम मेरे आगे पीछे घूमोगे अपने ही पैसे निकलवाने के लिए। इज दिस ओके? सो जैसे ही डिफॉल्ट होता था ना, तो क्रेडिटर्स को पता था कि कुछ भी कर लो ये लोग पैसा नहीं देंगे इतने आसानी से। तो क्रेडिटर्स ने क्या किया, ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने बहुत कोशिश कर ली पैसे निकलवाने की, उनको रियलाइज हुआ ये लोग पैसे नहीं देते, तो उनको पता चला क्रेडिटर्स हैड दैट राइट टू वाइंड द कंपनी अप। तो क्रेडिटर्स ने बोला एक काम करो, कंपनी को लिक्विडेट करो, क्योंकि ये तो मेरा पावर है ही ना, पैसे तो ये लोग देंगे नहीं, कंपनी लिक्विडेट कर दो। तो पहले दिस स्टार्टेड बिकॉज पीपल ट्राइड इनफ टू गेट देयर मनी एंड इट डिडंट वर्क, सो दे वेंट इनटू लिक्विडेशन। बट धीरे धीरे यू नो दैट प्रोसेस बिकेम अ नॉर्मल प्रोसेस। जैसे कोई डिफॉल्ट करेगा लिक्विडेट, डिफॉल्ट करेगा लिक्विडेट, तो ऐसे करते करते ना कंपनीज लिक्विडेट हो जाती हैं जस्ट बिकॉज वी हैव डिफॉल्टेड। ओके, अब आता है IRP, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यहाँ से एक अलग चीज़ हुई। इसने आके बोला कि सुन भाई, मुझे पता है तू चाहता है कि लिक्विडेट हो जाए कंपनी, बट क्रेडिटर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, योर मनी और कंपनी गेटिंग लिक्विडेट, योर मनी। तो एक मौका तो दो, शायद हम आपके पैसे निकलवा दें। ये IBC ये मानता है कि जो इंसॉल्वेंसी है ना, इट इज जस्ट अ स्टेट मतलब नॉट स्टेट दैट वे, एक हालत है। इंसॉल्वेंसी इज अ हालत वेयर योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर असेट्स। जब योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर असेट्स, तो तुम्हें इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट होने के लिए यू नीड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, ना, इट इज जस्ट अ स्टेट। ओके, तो उन्होंने बोला कि अगर वो आपको पैसे नहीं दे पा रहे तो हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो, तो क्यों ना उनकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किया जाए इंस्टेड ऑफ शटिंग दैट कंपनी डाउन, बिकॉज दैट्स अ लॉस टू ऑल। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, क्या करना चाहते हो? बोले सुनो हमारी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो बोलो वो करेंगे, एंड क्रेडिटर्स यहाँ भगवान है, ठीक है। सो हमने कहा अच्छा बोलो। तो उन्होंने बोला कि देखो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे डिफॉल्ट हुआ ना, आप सीधा लिक्विडेशन जा रहे थे, आप ये मत करो। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा देखो आप एक काम करो, जैसे ही लिक्विडेशन होता है, जैसे ही डिफॉल्ट होता है, आप ना एक एप्लीकेशन करो। लाइक एप्लीकेशन किसको करो? तो उन्होंने कहा हमारी अथॉरिटी का नाम है AA, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसको आप अप्लाई करो फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करनी है ऐसे बोल के अप्लाई करो। इससे अच्छा ठीक है। फिर ये क्या करेगा ना, ये IRP अपॉइंट करेगा। हमने कहा अब ये कौन है? बोले देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जब ऐसी हालत हो जाती है कि पब्लिक पैसे नहीं दे रही, तुम कंपनी की जान लेने पहुंच चुके हो क्रेडिटर्स, तो अब क्रेडिटर्स ना कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे चढ़ता जा रहे हैं, एंड देयर इज नो वे टू स्टॉप देम। लेकिन जब गवर्नमेंट का एक बंदा जाके बीच में खड़ा हो जाएगा ना, तो क्रेडिटर्स इस गवर्नमेंट के बंदे पे नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलता है अभी जो भड़के हुए क्रेडिटर्स है ना, इनको शांत करेगा, हमारी बात सुनो, उसके लिए कोई तो चाहिए। तो ये अपॉइंट करते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, मतलब टेम्पररी,
ठीक है, ये इंटरिम होता है, इसका टर्म होता है 30 दिन, ठीक है। आईआरपी को अपॉइंट करते हैं, हमने कहा ठीक है। फिर बोला देखो ये जो आईआरपी है ना, ये क्रेटस को करेगा शांत, कि भाई शांत हो जाओ, सब मुझ पे मत चिल्लाओ, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। फिर उसे बोला देखो पहले तो तुम बहुत सारे हो, तुम सबसे मैं कैसे बात करूँ, वील ट्राई रिजॉल्विंग इट, हम आपको स्कीम प्रपोज करेंगे, तुम्हें अच्छा लगे तो बताना, लेकिन तुम्हें मतलब कितने सारे हो तुम, सबको कैसे संभालूं। तो एक काम करते हैं, तुम में से बनाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट लोग, कुछ इंपॉर्टेंट लोग मतलब ये बनाएगा सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये सबसे अप्रूवल थोड़ी ले सकते हो तुम, तो ये बनाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाएगी ना, फिर वही लोग हैं जिनसे बात करें, सारे क्रेडिटर्स से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीओसी बनेगा, फिर सीओसी बोलेगा अच्छा ठीक है, अब एक बार सीओसी बन गया, दे आर शांत पीपल नाउ, थिंग्स आर गोइंग इन प्रोसेस। तो ये जो आईआरपी था ये तो टेम्पररी था ना, अभी आईआरपी को बनाएंगे, इसको ही आरपी बना देंगे, द आईआरपी बिकम्स आरपी, आरपी इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ये पूरा रिजॉल्व कराएगा, ठीक है। अब आरपी क्या करेगा ना, आरपी विल आस्क देम, आस्क हुम, सीओसी, कि तुम चाहते क्या हो, ठीक है, तुम क्या चाहते हो, क्रेडिटर्स को पूछेगा। और ए जो था ना, ए ने आईआरपी को अपॉइंट किया, आईआरपी ही आरपी बना, लेकिन ए के ऊपर बोर्ड बैठता है ना, बोर्ड, कौन सा बोर्ड, आई जस्ट टोल्ड यू सम टाइम बैक, IBBI, कौन है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ए IBBI के नीचे है, ए के हिसाब से चल रहा है आरपी, ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे, इसी आरपी को बना चुके लोग, आईआरपी को आरपी बना चुके हैं, तो आरपी ना सीओसी से, क्रेडिटर्स से और बोर्ड से सबसे पूछता है तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, कैसी स्कीम चाहते हो। तो ये बनाता है, वो सब नॉलेज इकट्ठी करके ये बनाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अच्छा ये लोग सब ये चाहते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक बार बन जाएगा ना, उसके बाद ही विल कम अप विद आइडियाज, ठीक है, ही और क्रेडिटर्स, प्रोबेबली ओनली द क्रेडिटर्स कम अप विद आइडियाज। सो देन क्रेडिटर्स प्रपोज देयर स्कीम्स टू AA, ठीक है। अब AA ने क्या करना है, हर क्रेडिटर अपनी स्कीम ला रहा है, अब वो सीओसी नहीं ला रहा है, हर क्रेडिटर ला रहा है, ठीक है, स्कीम अप्रूव सीओसी करेगा। अब ये जो आरपी है ना, ही इज जस्ट एक्टिंग एज अ फिल्टर बिटवीन ऑल द कचरा स्कीम्स एंड द सीओसी, ठीक है, क्योंकि सीओसी को कन्विंस करना, भड़काना नहीं है। सो एवरी स्कीम दैट कम्स, जिसको सिर्फ खुद की पड़ी है या इट इज नॉट फॉर एवरीबडीज बेनिफिट, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज द स्कीम दैट कम्स हैज टू मैच विद द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। और जो स्कीम AA को, वो आरपी को लगेगी, ओहो ये मस्त है, दैट स्कीम विल बी प्रपोज्ड टू सीओसी, ठीक है, एंड वील चेक वेदर सीओसी अप्रूव्स। ओके, लेट्स से द आंसर इज यस, सीओसी अप्रूव्स, तो फिर तो इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो गई, सीओसी मान गया, शांत हो गए ये लोग। तो अब यू विल नीड अप्रूवल ऑफ वो इंसान जिसने पूरी कथा स्टार्ट कराई, क्रेडिटर्स का अप्रूवल तो हो ही गया, उसके बाद कौन था वो, AA, सो यू विल नीड अप्रूवल ऑफ AA, और इंसॉल्वेंसी हो गई रिजॉल्व। लेकिन अगर सीओसी इसको डिसअप्रूव कर दे, तब आप घूम फिर के यहीं आओगे जो कि आप पहले डायरेक्ट कर रहे थे। सो पहले यू वर कमिंग लाइक दिस, डिफॉल्ट हुआ, लिक्विडेट, अब ये नहीं होता है, थोड़ा घूम के आता, मतलब इसलिए हम क्रेडिटर्स को भरोसा दिलाते हैं, डोंट वरी इफ दिस डजंट वर्क आउट, वी आर गोइंग टू शट दिस कंपनी डाउन, बट व्हाट इफ इट वर्क्स आउट, यू विल आल्सो गेट योर मनी, द कंपनी विल आल्सो बी सेव्ड। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई दिस होल प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है ना आपकी आंखों के सामने, दिस इज कॉल्ड एज insolvency resolution process, which is nothing but part 2 of your this chapter. So now when I told you there are parts to this chapter, ये है insolvency resolution process, part 2 of this chapter, ठीक है। अब और लास्ट में अगर नहीं काम किया तो liquidation का process है, okay। All that we are going to study, all that which is making sense is this process mainly. Introduction we are done with, ये है वो चार्ट जो भी मैंने वहाँ बनाया था, इफ यू लाइक हाउ मेरे को कॉपी करना था, समझ लो पहले। सो कमिटमेंट ऑफ डिफॉल्ट होगा फर्स्ट स्टेप, उसके बाद एप्लीकेशन विद AA, अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, फॉर्मेशन ऑफ COC जो एग्जैक्टली ऊपर वाला चार्ट है, confirmed by COC appointment, so IRP becomes RP, preparation of information memorandum, resolution time proposed by creditors, plan approved by COC, अभी 75% हट के 66.67 हो चुका है, ठीक है। सो विल कम टू दैट। सो ये ICAI का चार्ट है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। सो इफ प्लान अप्रूव्ड yes तो you'll go to AA, no तो you'll go for liquidation, make sense, ठीक है ना। Talking about corporate data default following purpose, so let's start with the process,
Okay, so who can make the application? Application can be made by financial creditor, operational creditor, corporate debtor, कोई भी अप्लाई कर सकता है. तो if you understand this chart guys, तुम अगर देखो इसका फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन है, ठीक है. तो अब ओरली एक बार ये भी सुन लो सो दैट हम आगे जा सके. ये जिस एप्लीकेशन की बात हो रही है ना, ये जो एप्लीकेशन था, दिस एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय 3 people. 3 people मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटा देमसेल्फ. जैसे हम खुद इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है. जो अप्लाई करेगा उसका कुछ क्राइटेरिया है. जैसे इफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अप्लाई, दे विल अप्लाई डायरेक्टली एंड आफ्टर एप्लीकेशन the AA takes 14 days. AA gets 14 days to decide whether to accept or reject. क्योंकि default है नहीं है, insolvency है नहीं है, they can decide. So 14 days में either he'll accept or reject. If he accepts, then within 7 days, financial creditors are intimated that it has been accepted. So there is 14 days and 7 days. Then talking about operational creditor. Operational creditor को अगर करना है तो CR. Financial creditor ना थोड़ा ज़्यादा commanding होता है, okay. Whereas when you talk about operational creditor, वो उतना commanding नहीं होता. क्यों? क्योंकि तुझसे लोन नहीं लिया था मैंने, बिजनेस किया था, ठीक है. तो अगर तुम्हारे पैसे नहीं दिया ना तो तुम मांग भी सकते हो. फाइनेंशियल क्रेडिटर मांगते नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली उनसे लोन लिया था, हमारी जिम्मेदारी है. बट ऑपरेशनल क्रेडिटर तो मांग सकता है ना, ठीक है. सो नाउ देयर इज वन एक्स्ट्रा रूल ओवर हियर. अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर अप्लाई करना चाहता है तो पहले ना उसको एक डिमांड नोटिस भेजना पड़ता है. ऑपरेशनल क्रेडिटर मस्ट सेंड अ डिमांड नोटिस टू द कंपनी एंड वेट फॉर 10 days. सेंड अ डिमांड नोटिस टू द कंपनी एंड वेट फॉर 10 days. 10 दिन में जवाब नहीं आए ना तो ही यू कैन गो एंड अप्लाई. इज दिस ओके? देन उसके बाद एंड हाँ, ऑपरेशनल क्रेडिटर को एक और ऑप्शन है विच इज दैट दे कैन रिकमेंड कि IRP कौन बनेगा. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो COC बनेगी ना, COC, इसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं होते, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है. तो इट विल बी लाइक मैं अप्लाई कर रही हूँ बट मेरा कोई बंदा उधर है ही नहीं, तो दे सेड नहीं IRP तुम्हारी पसंद का बस, बट सही आदमी होना चाहिए. We'll get into all this. So next, कॉर्पोरेट डेटर खुद अप्लाई करना चाहे कोई बात नहीं, वापस 14 days तो हर केस में AA लेगा ही लेगा, ठीक है. लेकिन तुम सोचो ना, कॉर्पोरेट डेटर ने खुद अप्लाई किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही क्यों होने लग गया? अगर कॉर्पोरेट डेटर खुद अप्लाई करे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होगा? सिर्फ तब जब एप्लीकेशन में डिफेक्ट है. तो डिफेक्ट रेक्टिफाई करने के 7 days मिलते हैं. ओके, सो देन देयर इज, इफ यू अंडरस्टैंड, तीनों में 14 तो है ही. इसमें 7 है, इसमें 10 है, इसमें 7 है. हाँ ठीक है, we get into this. So who can make the application is done. So if you see this chart, I hope you can see it at least. We'll get into zooming in and so that you can read. Initiation of corporate insolvency resolution process. Application can be made by financial creditor, operational creditor or corporate data. ठीक है. Here I told you 14 days plus 7 days. Here I told you 10 days plus 14 days. And here I told you 14 days plus 7 days. Let us just verify ऐसा है भी या नहीं. ठीक है. Talking about financial creditor first. Filing of application before AA. Furnishing of information. Within 14 days, AA will ascertain default and pass order whether default occurred or not occurred. If not occurred, to reject 14 days में. But if it has occurred, तो admit the application. Admit किया तो communication of order to financial creditor within 7 days of admission. ठीक है. And commencement of process. ये हुआ financial. So this, if you understand, 14 plus 7 मिल गया. ये रहा 7, ये रहा 14. Next, if the operational creditor applies, as I told you, उसको पहले डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा, 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो IRP भी रेकमेंड कर सकता है. ठीक है. सो सबसे पहले सेंड डिमांड नोटिस टू कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट. 10 days, within 10 days of receipt, if he intimates to the operational data या तो existence of dispute या रीपे कर दे तो स्टोरी खत्म. बट ही इंटिमेट्स डिस्प्यूट तो या नॉट रिसीव पेमेंट, 10 दिन खत्म हो गए, ना पेमेंट आया ना डिस्प्यूट बताया, कोई बात नहीं, चलते हैं अभी AA के पास, जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर प्रपोजेस फॉर IRP ऑल्सो. दिस इज समथिंग डिफरेंट विच एज आई टोल्ड यू 14 days वापस वो लोग लेंगे, या तो एडमिट या रिजेक्ट. एडमिट किया तो स्टार्ट हो जाए. मेक सेंस? नेक्स्ट, कमिंग टू कॉर्पोरेट डेटा. कॉर्पोरेट डेटा
यहाँ पे एज आई टोल्ड यू 14 and 7 होएगा, 14 and 7 होएगा बिकॉज 14 डेज वो लेगा AA एंड 7 डेज में अगर डिफॉल्ट है तो रेक्टिफाई करना है. सो इन कमीशन ऑफ डिफॉल्ट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फाइल्स एप्लीकेशन फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन AA टेक्स 14 डेज, या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट. एक्सेप्ट किया तो स्टार्ट हो गया, रिजेक्ट किया तो 7 डेज में यू हैव टू रेक्टिफाई योर डिफॉल्ट्स. ठीक है, तो ये हुआ एप्लीकेशन. Now coming to the next thing, time limit for completion of insolvency resolution process. Please understand, time limit is going to be 180 days. ठीक है, 180 डेज में पूरा प्रोसेस खत्म होता है. एक्सटेंशन मिल सकता है मैक्सिमम 90 डेज का. ये नॉर्मल प्रोसेस है. फास्ट ट्रैक प्रोसेस करके भी एक है. फास्ट ट्रैक में यू विल गेट 90 डेज का टाइम लिमिट प्लस 45 डेज का एक्सटेंशन लास्ट में आएगा. बट फॉर नाउ नॉर्मली इट इज़ 180 डेज का पूरा टाइम लिमिट एंड 90 डेज का एक्सटेंशन. द बेस्ट पार्ट अबाउट IBC इज़ कि हम चाहते हैं सब फटाफट हो. ठीक है, अब प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, शायद आप समझ पाओ. जैसे ही कंपनी का रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, पहला बंदा जो अपॉइंट होता है IRP. ठीक है, IRP अपॉइंट होते ही एज सून एज IRP इज अपॉइंटेड गाइस, कंपनी का सारे पावर्स IRP में वेस्ट करते हैं. ठीक है, IRP के पास अगर पावर्स हैं, IRP से जब वो RP बनेगा तो पावर्स विल गो टू RP. माई क्वेश्चन टू यू इज 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर एक्सटेंशन दे AA. ठीक है, बट AA को एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कौन करेगा? इफ यू लाइक कंपनी करेगी, कंपनी में तो कोई बचा ही नहीं. क्रेडिटर्स करेंगे, क्रेडिटर्स क्यों करने लग गए? इफ इसे IRP बचेगा तो IRP एंड में 180 जब खत्म होगा तभी तो अप्लाई करोगे. IRP का टर्म 30 डेज है, वो तब तक टिकेगा नहीं. ठीक है, बचा कौन? RP. सो इम्पॉर्टेंट ये दोनों ना, ठीक है, ये तुम्हें याद हो जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेरी बात ध्यान से सुनना. अलाउ AA करेगा, अप्लाई RP करेगा, लेकिन RP को अप्लाई करने के लिए COC बोलते हैं. ठीक है, सो इफ यू सी RP शैल फाइल इफ इंस्ट्रक्टेड टू डू सो बाय COC. ठीक है, तो COC बोलेगा टू RP will apply to AA will allow RP the extended time. Is this okay? Next, period of extension 180 days will extend by maximum 90 days. ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट. मोरेटोरियम मस्त वर्ड है बट बहुत सिंपल है. ये जो आपका टाइम पीरियड था ना 180 डेज का, जिस दौरान आपकी सारी मस्तियाँ चल रही थी. ठीक है, इफ़ यू सी दिस, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, जो एप्लीकेशन से शुरू हुआ था और यहाँ जाके ख़त्म होता है, दिस होल इज कॉल्ड मोरेटोरियम. मोरेटोरियम इज नथिंग बट अ काम पीरियड ऑफ 180 डेज. 180 दिन की शांति है. कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते इसमें, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे क्रिएटर भड़क जाए, क्योंकि हम उसे मनाने बैठे हैं. ठीक है, सो उसे मनाने के प्रोसेस में कोई भी ऐसी हरकत जो उसे भड़का दे इज नॉट अलाउड. मेक सेंस? सो टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज मोरेटोरियम. सो declaration of moratorium and public announcement, AA will on admission order declare a moratorium. Cause of public announcement to be made, ये public announcement वो सिर्फ cause कर रहा है. ठीक है, इसको करेगा IRP आके. IRP अपने अपॉइंटमेंट के 3 दिन के अंदर अंदर इसका अनाउंसमेंट कर देगा. दैट यू विल नो इन फ्यूचर. फ्यूचर मतलब आगे के पार्ट में. ठीक है, cause of public announcement of initiation to be made, appoint IRP in the manner laid down. Public announcement shall be made immediately after appointment of IRP. यानी फ्रेंड्स, मैम आपने जो 3 दिन बोला था, इमीडिएटली का डेफिनेशन आगे 3 दिन दिया है. ठीक है, नेक्स्ट मोरेटोरियम. आफ्टर द कमेंसमेंट इट इज़ अ काम पीरियड ऑफ 180 डेज. शांति रखो. So there are certain things that this is called the moratorium period. There are certain things that you cannot do during moratorium. So acts prohibited during moratorium. सबसे पहला इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सूट्स. सारे लीगल सूट्स स्टे पे गए, जो चल रहे थे वो स्टे पे, और नया तो कोई आएगा ही नहीं. 180 दिन काम मतलब काम पीरियड. नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, एलिनेटिंग, डिस्पोजिंग बाय द कॉर्पोरेटर ऑफ एनी ऑफ इट्स एसेट्स. कॉर्पोरेटर अपने एसेट्स का कुछ नहीं, अभी बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ नहीं करेगा. रख लो चुपचाप अंदर. तुम सोचो ना, ऑफिस के बाहर क्रेडिटर्स खड़े हैं, एक IRP बेचारा उनको रोक के खड़ा है कि अरे शांत हो जाओ, दे देंगे वो पैसे वगैरह, और तुम पीछे से सारे एसेट्स बाहर निकाल रहे हो कंपनी के. अब डू यू अंडरस्टैंड, क्रेडिटर तुमसे पूछेगा नहीं ये जो एसेट बाहर जा रहा है ये किसका है. दैट कुड भी हो किसी और का ही है, उसी को लौटा रहे हो. बट अभी ना वो भड़क जाए कि तुम हमें बोल रहे हो पैसे देंगे, वो तो एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि हो सकता है वो उसी इंसान का एसेट वो ले गया. बट दैट इज नॉट द टाइम जब तुम क्रेडिटर्स को भड़काओ. ठीक है, सो
any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the corporate debtor in respect of its property. कॉर्पोरेट डेटा की प्रॉपर्टी पे किसी और का सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, मतलब चार्ज है. अगर आप वो टाइम पे कुछ करो कि हाँ तू ले जा, ले तो कुछ जाएगा ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है. काम मतलब काम पीरियड. नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर. लीज पे किसी का एसेट लिया था, वो आ गया लेने, 180 दिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सामने वाले को नहीं समझेगा ये लीज एसेट था, उनको ये दिखेगा हम अपने एसेट्स दे रहे. ओके, सो नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज. वो चलते रहेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो जाए, आपका कंपनी बच जाए, खत्म करना नहीं है हमें लिक्विडेशन में. ठीक है, सो सप्लाई शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड. ठीक है, व्हेन शैल मोरेटोरियम सीज टू हैव इफेक्ट. जैसे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो जाएगा, गुड नोट पे या बैड नोट पे. गुड नोट मतलब अप्रूव किया सीओसी ने, बैड नोट मतलब रिजेक्ट किया. तो या तो लिक्विडेशन होगा तब स्टार्ट होगा, तब मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा, या फिर व्हेन AA इज टू अप्रूव, बिकॉज व्हेन COC अप्रूव्स, AA अप्रूव्स द स्कीम ना, तो तब खत्म हो जाएगा. सो इफ द AA अप्रूव्स और passes an order for liquidation, इस केस में मोरेटोरियम शैल cease to have effect. ठीक है ना. अपॉइंटमेंट इन टेन्योर पावर ऑफ IRP. अब जो IRP आया था उसका, आई होप आई टोल्ड यू, 30 डेज का टर्म है, अपॉइंटमेंट 14 डेज में होता है. ठीक है, सो जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई उसके 14 डेज में अपॉइंट हो जाएगा ये, और इसका टर्म रहेगा फिर 30 डेज. ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब अपॉइंट कौन होगा? अगर आपने किसी को रिकमेंड किया है, लाइक जिसने भी अप्लाई किया था, इफ दे रिकमेंडेड और उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड. लेकिन इफ यू हैव नॉट रिकमेंडेड या द वन हु यू हैड रिकमेंडेड उसके खिलाफ केस है, तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता. तो लिसन टू बी वेरी केयरफुली, कितने डेज में अपॉइंट करना है? 14 डेज में. सो इस 14 डेज में अपॉइंट करने के लिए पहले तो AA इज द वन हु सपोज्ड टू अपॉइंट. AA विल मेक अ रेफरेंस टू IBBI. IBBI इधर कोई नहीं है, तू बता किसको अपॉइंट करना है, बिकॉज इन्होंने जिसको रेकमेंड किया या तो उस पर केस पेंडिंग है या फिर इन्होंने किसी को रेकमेंड ही नहीं किया. ठीक है, तो तू बता. IBBI बताएगा और उस हिसाब से अपॉइंट होगा. ठीक है, बट इफ अंडरस्टैंड, इस पूरे काम के लिए 14 डेज है, तो IBBI के पास भी सिर्फ 10 ही दिन है इसके लिए. 10 क्यों? मेरे पास ही 14 थे यार AA के पास. AA ने रेफरेंस किया, उसने हाँ बोला, इसने अपॉइंट किया, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए. सो अंडरस्टैंड, AA shall appoint IRP within 14 days. Where application is made by operational creditor and no proposal is made, AA shall make reference to board for recommendation of IRP. ठीक है, insolvency professional. Board shall within 10 days, I told you this, of receipt recommend the IRP. Next, the term will be 30 days. Key roles of IRP: issuance of public notice, resolution process, collation of claims, constitution of COC and first meeting of COC. As I told you, क्योंकि first meeting of COC पे IRP RP बन जाएगा. ठीक है, so now explains how exactly the flow goes. So सबसे पहले you'll make application. ठीक है, जो within 14 days या तो accept हो गया, reject. let's say 14 days में reject हो गया तो स्टोरी खत्म. अगर 14 days में accept हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद अब होएगा मोरेटोरियम स्टार्ट एंड IRP अपॉइंट होएगा. IRP टू बी अपॉइंटेड इन 14 डेज. वेस्टिंग ऑफ पावर्स, पूरे कंपनी के बोर्ड के सारे पावर्स IRP के हाथ में आ जाएंगे. ही विल कलेक्ट ऑल द क्लेम्स एंड कॉन्स्टिट्यूट COC एंड देन IRP ही RP बन जाएगा, और जो IRP के हाथ में पावर्स है वो सारे RP के हाथ में चले जाएंगे. ओके, सो टॉकिंग अबाउट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. IRP शैल आफ्टर कलेक्शन ऑफ ऑल क्लेम्स रिसीव्ड and determination of financial position constitute a COC. अब the question is COC क्या है और COC में कौन कौन आता है. तो just to tell you in a crux, COC में आते हैं सिर्फ और सिर्फ financial creditors. Operational creditors, see, it is nowhere written that operational creditors cannot be in COC. What is written is financial creditors will be in COC. So that means if you're a financial as well as operational creditor, you can be in COC. But if you're only operational, you have no scope. अगर ऐसा लिखा होता operational cannot be, तो फाइनेंशियल प्लस ऑपरेशनल भी नहीं आ पाता. वी सेड ओनली फाइनेंशियल विल बी. तो अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर प्लस ऑपरेशनल क्रेडिटर हो तो आप आ सकते हो उसमें, बट योर वोटिंग पावर विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू योर फाइनेंशियल क्रेडिट. मतलब 20 लाख के क्रेडिटर हो, ठीक है, बट उसमें से 7 लाख, 8 लाख, लेट्स से 10 लाख फाइनेंशियल क्रेडिटर और 10 लाख ऑपरेशनल है, तो आपका वोटिंग पावर 10 लाख के बेस पे होगा. ओके, सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल कंप्राइज ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं सबके सब इसमें होंगे. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अ रिलेटेड पार्टी टू होम कॉर्पोरेट डेटर ओज अ फाइनेंशियल डेट शैल नॉट हैव एनी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अगर तुम रिलेटेड पार्टी हो तो यू विल नॉट बी इन COC. वेदर कॉर्पोरेट डेटर ओज फाइनेंशियल डेट टू 2 और मोर एज अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम अग्रीमेंट. वो लोग चाहें तो कंसोर्टियम वाले एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करें, वो चाहें तो सब अपना अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं. ओके,
नेक्स्ट, वेर एनी पर्सन इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज ऑपरेशनल, तो ही विल बी हियर बट उसका वोटिंग पावर विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट. नेक्स्ट, अगर आपके साथ किसी ने से प्रॉपर अग्रीमेंट कर रखा है और अग्रीमेंट में लिखा है कि कुछ भी हो जाए हमारा तो एक ही रिप्रेजेंटेटिव आएगा, कंसोर्टियम है और उसमें लिखा है एक ही रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इवन देन वो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, बट ऑब्वियसली सबका वोटिंग पावर फिर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा टू देयर शेयर इन दैट कंसोर्टियम. ओके. नेक्स्ट, ऑल डिसीजंस ऑफ सीओसी, ये जो 75% आपको हर जगह अभी भी दिखेगा, दिस इज बिकम नाउ 66.67%. Okay, this becomes 66.67% of the voting share of financial creditors. Provided where a corporate debtor does not have any financial creditor. ये तो मस्त है, तो अभी ऑपरेशनल नहीं. तो now in this case it will comprise of such persons as may be specified by board IBBI. See guys, even in this case उन्होंने नहीं बोला कि ऑपरेशनल क्रेडिटर आ जाएगा, नहीं आ सकता. ठीक है. फर्स्ट मीटिंग ऑफ COC within 7 days of constitution of COC. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, अपॉइंट होने के बाद जो आपका IRP अपॉइंट हुआ था, ठीक है, इसका टर्म है 30 डेज. 30 डेज में लास्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ COC करेगा, उस दिन इसका टर्म खत्म हो जाएगा. और जिस दिन COC कॉन्स्टिट्यूट करेगा इसके बीच में 7 डेज का गैप हो सकता है मैक्सिमम. इज दिस ओके? ठीक है. सो मीटिंग ऑफ COC, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में मीट इन पर्सन और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू रिप्रेजेंट क्रेडिटर. अगर कोई भी क्रेडिटर है COC का हु वांट्स अ प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी किसी को भी तो नहीं रखोगे आप, तो यू वुड वांट एन RP मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपना वाला नहीं, एक जो IP होती है ना डिग्री, कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही पहले तो आपका प्रॉक्सी बनेगा. अगर आप बनाते हो तो वो फीस लेगा. अब वो फीस आप दोगे या कंपनी देगी? ऑब्वियसली आप खुद ही दोगे ना. ठीक है. सो दिस से एनी क्रेडिटर who is a member of COC may appoint IP other than the RP. ठीक है, other than RP to represent him, but the fees will be paid by the creditor. हम क्यों भरे तुम्हारी फीस? ठीक है. सो नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ RP. अब IRP COC का मीटिंग कर दिया तो वो RP बन गया. अब इन द COC मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ 66.67%, either resolve to appoint IRP as RP, उसी को RP बना लो या फिर किसी और को RP बनाओ. ठीक है. बट अगर किसी और को RP बनाना तो सिंपल नहीं है. आप जिसको बनाना चाहते हो पहले COC विल हैव टू पास अ रेजोल्यूशन, फिर दे विल हैव टू आस्क अप्रूवल फ्रॉम AA विल फर्दर आस्क अप्रूवल फ्रॉम IBBI. जब ये सब अप्रूवल हो जाएंगे ना तब जाके वो बंदा बनेगा. ओके. नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय COC. चेंज करना है, ये है स्टेप. COC डिसाइड करेगा, वोट डालेगा 66.67%, फिर COC AA को बोलेगा, इफ़ यू सी दिस, AA IBBI को बोलेगा, एंड तब जाके नया वाला बंदा अपॉइंट है. सो चेंजिंग इज नॉट दैट इजी. ओके. कंटिन्यूशन ऑफ ऑफिस, अगर उन्होंने जिस नए को अपॉइंट किया वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो अब तो जो एग्जिस्टिंग था ना पहले वाला, ही विल कंटिन्यू. सो वेर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड, देन द ओल्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंटिन्यू, क्योंकि उसका रिमूवल थोड़ी हुआ था. अप्रूवल ऑफ COC फॉर सर्टन एक्शंस ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द प्रोसेस शैल नॉट टेक सर्टन एक्शंस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ COC, and where any action is taken, then that shall be void. Okay. Now, preparation of information memorandum. Information memorandum containing relevant details, as I told you क्या क्या होना चाहिए उसमें, specified by the board, shall be required for formulating a resolution plan. Now, resolution plan submit होगा. Resolution applicant may submit plan prepared as per information memorandum. Examination, अब RP उसको examine करेगा, check करेगा information memorandum match होता है कि नहीं. उसके बाद वो उसको प्रपोज करेगा COC को, एंड COC हैज टू अप्रूव इट 66.69% वोट्स. ठीक है. एंड वंस COC हैज़ अप्रूव्ड इट, उसके बाद रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का एक राइट और है कि अगर मेरा प्लान है जो आप मीटिंग में प्रपोज करने वाले हो, एंड व्हाट इफ आई एम एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो मैं तो मीटिंग में आ ही नहीं सकती. तो बोला नहीं, जिसका प्लान है वो आ सकता है. तो अगर मेरा प्लान आज प्रपोज हो रहा है तो आई बी अलाउड टू अटेंड दैट मीटिंग, बिकॉज देयर बी सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन ओनली एक्सप्लेन बेटर ना. सो उसके लिए राइट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ COC. सबमिशन ऑफ अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान टू AA. एक बार अप्रूव हो गया तो AA के पास जाएगा, एंड अप्रूवल ऑफ AA. इफ AA इज सेटिस्फाइड इट शैल अप्रूव द प्लान, एंड फिर प्लान इम्प्लीमेंट होगा. अभी तक तो सिर्फ प्लान है ना. एंड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल
moratorium shall cease and the resolution plan shall be forwarded on its database. Database कौन सा था वो? Information utility. Is this okay? ठीक है, moving ahead. Liquidation process. Liquidation process exactly है क्या? See, जब आपका पूरा information, your insolvency resolution process does not go on a good note, then it will go on a bad note, and on a bad note it can go only in one way, वो होगा liquidation. ठीक है, तो now talking about liquidation process, first step is initiation. This, if you can see, are the grounds for initiation of liquidation, events triggering liquidation. सबसे पहला rejection of plan, obviously, तो liquidation हो गया. दूसरा टाइम लिमिट, वो जो 180 डेज प्लस 90 डेज था खत्म हो गया और ये रेजोल्यूशन नहीं हुआ, कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन. कॉर्पोरेट डेटर ने कॉन्ट्रीब्यूट, प्लान बन गया था, पब्लिक मान गई थी, बट कॉर्पोरेट डेटर ने उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया बाद में, लाइक एज पर द रूल्स वी वर नॉट सपोज्ड टू डू सर्टेन थिंग्स एंड दे डिड इट, सो कंपनी विल गो इनटू लिक्विडेशन. एंड द सीओसी डिसाइड्स टू लिक्विड, मतलब सीओसी एकदम चिड़ू, दे डिडंट इवन वेट कि तुम प्लान लाओ और हम एक्सेप्ट रिजेक्ट करें, उन्होंने पहले बोलते हमने तो बंद ही करनी कंपनी, तो ठीक है भाई बंद करेंगे, बिकॉज दीज आर द वंस जिनको फिलहाल मनाना है. ठीक है, और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो वो बाद में भी नहीं मानेंगे. ठीक है, सो दीज आर द 4 ग्राउंड्स जब इनिशिएट होगा. जैसे लिक्विडेशन इनिशिएट होगा, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल बिकम द लिक्विडेटर. ठीक है, एक केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेटर नहीं बनता है. 2 सर्कमस्टेंसेस. फर्स्ट इज, आपका जो रेजोल्यूशन प्लान था ना, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पूरा फेल हो गया था, तभी आप यहाँ पहुँचे हो. वो फेल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि और कोई प्रॉब्लम था, फेल इसलिए हुआ था क्योंकि जो रेजोल्यूशन प्लान था विच वॉज टू बी प्रपोज टू सीओसी, तो पता है उसके बीच में एक फिल्टर था. कौन था वो फिल्टर? आरपी. उसको चेक करना चाहिए था कि वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का कंटेंट उसमें है या नहीं. अब प्लान रिजेक्ट तो हुआ और वो इसलिए हुआ क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का कंटेंट नहीं था. सो इफ यू अंडरस्टैंड, एज एन आरपी द पर्सन इज ऑलरेडी फेल्ड, तो उसको लिक्विडेटर क्यों बनाए? या फिर जब बोर्ड बोले चेंज करो तो चेंज करो. 2 केसेस. ऑर्डर टू रिप्लेस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. AA shall order to replace if resolution plan submitted was rejected for failure to meet the requirements or the board recommends the replacement. इन 2 केसेस में चेंज होगा, वरना आरपी ही आपका लिक्विडेटर बनेगा. ठीक है, सो द बोर्ड टू प्रपोज नेम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर. बोर्ड शैल प्रपोज द नेम विद इन 10 days अगेन एंड AA शैल अपॉइंट हिम. मेक सेंस? ठीक है, नेक्स्ट. Charge of fees for conduct of liquidation proceeding. Insolvency professional proposed to be appointed shall charge such fees and in such proportion as may be specified by board. ठीक है, next. Payment of fees out of liquidation estate. Oh, that is how you pay liquidation fees. Powers of liquidator to access information. Now, if you understand, जो भी information, inquiry, liquidator को चाहिए उसको सब मिलता है. ठीक है, so he has that power. लिक्विडेशन एस्टेट जो बनेगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है. देर आर सर्टन इंक्लूजन्स, देर आर सर्टन एक्सक्लूजन्स. इफ़ यू आस्क मी, इंक्लूजन्स तो सब कुछ इंक्लूड होगा. इट इज़ बेटर कि आप याद रखो कि क्या एक्सक्लूड होगा. ठीक है, एक्सक्लूजन्स इज ऐसे एसेट्स जो हमारे पोजेशन में, क्योंकि मोरेटोरियम में ट्रांसफर नहीं करने दिए थे, वो मेरे पोजेशन में है बट वो मेरे नहीं. ठीक है, सो व्हाट इज दैट? एसेट्स ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी विच आर इन पोजेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा. इफ यू थिंकिंग मैम ऐसा होता ही क्या है? पीएफ अकाउंट होता है. ठीक है, लीज वगैरह होता है. ओके, सो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें बेलमेंट होता है, बेलमेंट. सो इसमें दे कुड बी इन माई पोजेशन बट दे डोंट बिलोंग टू मी, तो वो थोड़ी लिक्विडेशन में बेच दोगे आप. ठीक है, एसेट इन सिक्योरिटी कोलैटरल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब सिक्योर्ड एसेट्स, ये भी आप नहीं बेचोगे. पर्सनल एसेट्स ऑफ एनी शेयर होल्डर पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी है. एसेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, जब कोई होल्डिंग कंपनी लिक्विडेट होती है तो इफ यू अंडरस्टैंड, होल्डिंग कंपनी में एक पार्ट सब्सिडरी, होल्डिंग का एक पार्ट सब्सिडरी में इन्वेस्टेड है. ठीक है, तो तुम चाहते हो तुम वो इन्वेस्टमेंट बेच सकते हो, तुम सब्सिडरी के एसेट्स नहीं बेच सकते, तुम तो सब खा जाओगे वरना पूरा ग्रुप खत्म हो जाएगा. सो यू कैन सेल दैट एंड एनी अदर एसेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड. कौन सा बोर्ड? IBBI. ठीक है, नेक्स्ट. सो फाइनली जब लिक्विडेशन स्टेट बन जाएगा तो हम क्लेम्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता तो हमारे पास एसेट्स कितने हैं. फिर क्लेम्स कलेक्ट करेंगे, फिर उनको वेरीफाई करेंगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे और खत्म करेंगे. बस बीच में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अभी बाकी हैं, वो और देखेंगे. सो कलेक्शन ऑफ क्लेम्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. ठीक है ना. सबमिशन ऑफ क्लेम्स अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. ऑल्टरेशन इन क्लेम कैन बी डन विद इन 14 days ऑफ इट्स सबमिशन. वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, लिक्विडेटर में रिक्वायर to produce any document. He can ask for any proof वगैरह. He can either accept or reject.
अगर determination of value of claims, that is done by liquidator himself, and you can file an appeal against the decision of liquidator, which is to be filed to AA within 14 days. Is this okay? ठीक है. Now, secured creditor in liquidation proceedings. A secured creditor in liquidation proceeding may relinquish its security interest or release its security interest. If you understand, secured asset है, तुम चाहो relinquish मतलब तुम अपना right उस पर छोड़ दो. हो तो ऐसे कैसे, नहीं रिलैक्स. सी देयर आर टू ऑप्शंस. तुम चाहो तो उस एसेट को तुम ले जाओ, तुम बेचो एंड लाके, आई होप यू नो दिस, अगर 50 लाख में एसेट बिका और मेरा लोन 40 लाख का था तो 10 लाख मेरे या कंपनी को देने पड़ेंगे राइट. सो इन दैट केस आई हैव टू कम एंड गिव एन अकाउंट ऑल्सो, मतलब हिसाब देना पड़ेगा लिक्विडेटर को. एक ऑप्शन है मैं ये पूरा कष्ट उठाऊं, मैं बेचने जाऊँ और लिक्विडेटर को हिसाब दूँ. दूसरा ऑप्शन इज आई रेलिंग्विश माई सिक्योरिटी इंटरेस्ट. मतलब आई एम टेलिंग हिम, तो एक काम कर, तो इतने एसेट तो बेच ही रहा है ना, इसको भी उसी में डाल दे, इससे जो पैसा आएगा उससे मेल रीपे होंगे. तो आई डोंट हैव टू गिव दैट हिसाब. सो आई एम स्टिल एज गुड एज सिक्योर्ड, बट वो कष्ट मुझे नहीं लेना पड़ेगा. सो दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू डिसाइड मुझे रेलिंग्विश करना है या रियलाइज करना है. अगर रेलिंग्विश किया तो सॉर्टेड है, अब लिक्विडेटर संभालेगा. बट रियलाइज करना है तो उसके कंडीशंस होंगे कि आप पहले मार्केट वैल्यू पता करोगे, उसको बताओगे, उसको बाद में हिसाब दोगे एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है ना. फाइनली जब सब डिसाइड हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स. इफ़ यू नो, ये जो ऑर्डर है ये आप ना बहुत टाइम से पढ़ रहे हो कि सबसे पहले कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी पे होते हैं, फिर वर्कमेंट ड्यू 24 मंथ्स वाले, फिर 12 मंथ्स वाले, फिर गवर्नमेंट ड्यूज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड देन अदर डेट्स. एंड आई होप यू नो, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पार्ट जो पे नहीं हो पाता वो बाद में अनसिक्योर्ड की तरफ पे होता है. या नेक्स्ट, फाइनली देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा. ओके, डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, एप्लीकेशन बाय लिक्विडेटर टू AA फॉर द डिसोल्यूशन, मतलब वो बाइंड अप स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा. कॉपी ऑफ ऑर्डर विद इन 7 days टू बी फॉरवर्डेड टू अथॉरिटी विद द कॉर्पोरेट डेटा इज रजिस्टर्ड, मतलब अपने केस में ROC. एंड फास्ट ट्रैक विच आई टोल्ड यू लॉन्ग बैक, दिस इज डन विद इन 90 days विद एन एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमम 45 days. बट करेंटली इफ यू अंडरस्टैंड, फास्ट ट्रैक अगर सबको अलाउ कर दिया सब फास्ट ट्रैक में जाएंगे. ठीक है, तो वो CG बताएगी हु विल बी अलाउड फॉर फास्ट ट्रैक. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर IBC. ठीक है, moving ahead to the next chapter.